भाषा सीखना नियमों से पहले प्रयोग है। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशन इस पर। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम और ख़ास है। जिन्होंने सीटेट के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और हिंदी में वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक और लाभदायक होने वाली है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भाषा के माध्यम से विचार व्यक्त करना, ये हिंदी भाषा का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के माध्यम से बच्चा अपने विचारों को व्यक्त कर सके, दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचा सके। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन ये सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चॉम्स्की कहते हैं कि एलएडी एक योग्यता है जिसके द्वारा बच्चे खुद ब खुद भाषा सीखने लगते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हर बच्चों के अंदर मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो मौखिक अभिव्यक्ति एवं सुनना, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में किसका सर्वाधिक महत्व है? यानी बच्चा अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके ज़बानी और उसको सुना सके या उसको सुन सके, ये क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का ये महत्व है, सर्वाधिक महत्व है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर क्या है? तो अर्जन सहज होता है, सीखना सचेतन होता है। अर्जन बिल्कुल क्या होता है? सहज, यानी चलते फिरते जो कुछ सीख ले वो क्या है? अर्जन है। सीखना क्या होता है? सचेतन, यानी उसमें एक शऊर की हालत में और बेदारी की हालत में सीखना होता है। हिंदी शिक्षण में आगमन विधि का प्रयोग किस लिए उपयुक्त है? तो आगमन विधि का प्रयोग जो है वो व्याकरण नियम समझाने के लिए क्या है? बेहतर है। तो आगमन विधि होता है कि उदाहरण से रूल के नियम की तरफ, पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर इसमें नियम बताई जाती है ना? यह आगमन विधि है। एक विधि का नाम है निगमन विधि। तो निगमन में इनका उल्टा होता है कि पहले नियम बताई जाती है निगमन में, फिर उसके बाद उदाहरण दी जाती है। तो ये फ़र्क आप लोग समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, पठन कौशल विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो पठन कौशल विकास के लिए सर्वोत्तम विधि है डी, यानी मौन पठन, स्वर पठन, सामूहिक पठन। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो पठन कौशल को अगर हम विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए मौन पठन, यानी जिसको हम लोग साइलेंट रीडिंग बोलते हैं, स्वर पठन यानी लाउड रीडिंग, सामूहिक पठन यानी ग्रुप रीडिंग। तो इन तीनों पठन के माध्यम से पठन कौशल यानी जो बोलने की कौशल है, वो पढ़ने की जो कौशल है वो विकसित होती है। हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो कमज़ोर छात्रों की कमियों को दूर करना, ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में संचार कौशल में कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है? संचार कौशल के 4 अंग हैं, अहम अंग हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीटेट के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण में समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करना ये भी नहीं होगा। ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, समावेशी शिक्षा का ये यही अर्थ है। अगला प्रश्न है, वर्ण ज्ञान किस स्तर पर सबसे पहले विकसित किया जाता है? तो होता है, ये कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कक्षा 1 में वर्ण ज्ञान बच्चों को होने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी व्याकरण शिक्षण में नियम उदाहरण नियम किस विधि का उदाहरण है? यानी पहले नियम फिर उदाहरण, यह निगमन विधि का नियम है।
किस विधि का? निगमन विधि का। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मातृभाषा का शिक्षण किस आधार पर होना चाहिए? तो मातृभाषा का शिक्षण बच्चे के अनुभवों के अनुसार होना चाहिए, यानी बच्चा जो कुछ अनुभव रखते हैं उनके आधार पर जब हम मातृभाषा बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आसानी के साथ सीख पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम में साहित्य रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साहित्य रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी भावात्मक विकास। भावात्मक विकास ये क्या है? साहित्य शिक्षण का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो भाषा प्रयोगशाला का उपयोग जो है वो बोलने सुनने कौशल के लिए, बोलने सुनने कौशल के लिए भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्द भंडार बढ़ाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो शब्द भंडार बढ़ाने की सबसे जो अहम विधि है, जो सबसे प्रभावी विधि है वो है कहानी पाठन। क्या है? यानी जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो उससे बहुत सारे शब्द का ज्ञान और उसका सही मीनिंग, उसका अर्थ हमें पता चलता है। तो शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? कहानी पाठन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निर्देशात्मक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के होते हैं, यानी शिक्षक एक फैसिलिटेटर होते हैं जो उस योजना के अंतर्गत आदेश देते हैं और बच्चे उसी तरह उस आदेश का पालन करके अपने योजना को, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सीटेट में हिंदी पेडागोजी का कितने अंकों का होता है? तो सीटेट में हिंदी पेडागोजी 30 अंकों का नहीं होता है बल्कि 15 अंकों का होता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्रियाशील भाषा शिक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो क्रियाशील भाषा शिक्षक का जनक जॉन डेवी को माना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक लेखन किसका विकास करता है? तो सृजनात्मक लेखन जो है वो कल्पनाशीलता का विकास करता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यानी जब हम किसी चीज़ को अपने तौर पे लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि हमें अपने जहन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो इससे कल्पना शक्ति को दर्शाया जाता है। सृजनात्मक लेखन का विकास होता है कल्पना शक्ति के द्वारा। अब यहाँ 21 से 50 तक संक्षिप्त रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित दिया जा रहा है। देखिएगा, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? समृद्ध भाषाई वातावरण। यानी एक बेहतर भाषाई वातावरण जब बच्चों को दिया जाता है तो वहाँ बच्चे भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हिंदी शिक्षण में मातृभाषा का स्थान क्या है? तो सबसे ऊपर है। यानी जब बच्चे अपनी ही भाषा के माध्यम से हिंदी पढ़ते हैं, हाँ, एक मानक भाषा को सीखते हैं, तो फिर वो तेज़ गति के साथ सीख पाते हैं। अनुकरण भाषा अर्जन में मुख्य है, तो ये बात क्या है? सही है, हाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाचन दोष दूर करने की विधि क्या है? स्वर पठन। यानी जब बच्चे पढ़ने में हिचकिचाते हैं या उन्हें शब्दों के उच्चारण में कठिनाइयाँ होती हैं तो उन्हें स्वर पठन करना या स्वर पठन का अभ्यास कराना उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। यानी जिसको हम बोलते हैं लाउड रीडिंग, तेज़ आवाज़ के साथ पढ़ना। संदर्भ के अनुसार अर्थ क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है प्रसंग अनुसार अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? यानी उसके आसिया को सबाक से जो हम माना लेते हैं वही अर्थ है। हिंदी में लिपि कौन सी है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। बहुभाषिकता का लाभ क्या है? संज्ञानात्मक विकास। यानी जिस क्लास के अंदर बहुत से भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं तो फिर हमें ये समझने का भरपूर समय मिलता है कि एक ही चीज़ को अलग अलग भाषाओं में किस तरह से बोला जाता है, तो संज्ञानात्मक विकास इससे होता है बच्चों के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि किसके लिए अच्छी है? तो सृजनात्मक कार्य के लिए प्रोजेक्ट विधि क्या है? अच्छी है।
जब हम किसी प्रोजेक्ट को बच्चों के हवाले करते हैं तो फिर बच्चे उसको अपने एतबार से उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, तो उससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता आती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? CCE यानी निरंतर मूल्यांकन। भाषा खेल का उपयोग किसके लिए है? तो रुचि बढ़ाने के लिए भाषा खेल का उपयोग किया जाता है, ताकि बच्चे खेल खेल के जरिए से भाषा को सीख पाएँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण शिक्षण कब शुरू करना चाहिए? तो व्याकरण शिक्षण जो है वो कक्षा 3 के बाद ही शुरू करना चाहिए मुख्य रूप से। उससे पहले थोड़ा बहुत हम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से कक्षा 3 के बाद ही शुरू होना चाहिए। कहानी विधि मुख्यतः किस कौशल के लिए है? तो कहानी विधि सुनना और बोलने के लिए ये इस नियम का या इस तरीके का उपयोग किया जाता है, ताकि कहानी के ज़रिए बच्चे क्या करें, उसके अंदर सुनने की योग्यता आए, फिर सुनने के बाद उन चीज़ों को अपने ही शब्दों में बच्चा बोलने लगे। तो कहानी विधि का ये अहम उद्देश्य है। समस्या समाधान विधि किससे संबंधित है? तो समस्या समाधान विधि ये है सक्रिय शिक्षण से संबंधित है, यानी बच्चों को प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, फिर बच्चे उस प्रॉब्लम्स का जो हल है, सॉल्यूशन, उसको निकालते हैं। तो बच्चे एक्टिव होकर के अपने कक्षा में बैठे होते हैं, तो ये एक सक्रिय शिक्षण का संकेत है। विश्लेषणात्मक विधि किसके लिए है? तो पठन के लिए है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण किसका है? तो व्याकरण शिक्षण का। यानी जब बच्चों को व्याकरण हम सिखाते हैं तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ वो क्रिएटिविटी उसके अंदर आती है, यानी फिर बच्चे कई कई शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं। इस प्रकार उनके अंदर एक रचनात्मक भावना पैदा होती है। बोलचाल की भाषा से क्या आशय है? तो बोलचाल की भाषा से संवादात्मक भाषा मुराद है, यानी इसका अर्थ क्या है? बोलचाल की भाषा से संवादात्मक भाषा, यानी जो गुफ्तगू की भाषा है, जो बातचीत की भाषा, वही मुराद है, वही उसका अर्थ है। पाठ्येतर सामग्री का उपयोग क्यों होती है? तो रुचि बढ़ाने के लिए पाठ्येतर सामग्री, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं TLM, क्या बोलते? तो TLM का प्रयोग रुचि बढ़ाने के लिए बच्चों के इसका प्रयोग किया जाता है। समूह चर्चा से क्या विकसित होती है? तो संचार कौशल समूह चर्चा से विकसित होती है, यानी बात करने की जो योग्यता है वो समूह चर्चा से विकसित होती है। अगला प्रश्न है, भाषा की विविधता का सम्मान क्यों? तो समावेशी शिक्षा के लिए भाषा की विविधता जरूरी है। लेखन कौशल में प्रथम चरण क्या है? तो सृजनात्मक लेखन, इसको प्रथम चरण में रखते हैं, यानी बच्चे अपने ही एतबार से कुछ लिखे, तो ये क्या है? लेखन चरण का सबसे प्रथम चरण इसको माना जाता है। चलिए, शिक्षण सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अवधारणा स्पष्ट करना, यानी जब किसी कंसेप्ट को हम नहीं समझा पाते हैं या हमें लगता है कि बच्चे इसको किसी TLM के माध्यम से ही सीख पाते हैं, तो फिर हमें शिक्षण सामग्री को अवश्य रूप से ही प्रयोग में लाना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि किस प्रकार की है? तो संवादात्मक प्रकार की है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये VIP क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। राजभाषा हिंदी कब घोषित हुई है? तो 1950 में राजभाषा हिंदी घोषित हुई है। अक्षर ज्ञान किस आयु में होती है? तो अक्षर ज्ञान 5 से 6 वर्ष की आयु में होती है। पढ़ने की गति बढ़ाने की विधि क्या है? अभ्यास है। पढ़ने की गति हम अभ्यास के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना है, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा, यानी उन्हें अलग अलग करके जब हम उनके ही आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, तो फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होती है। भाषा नीति में 3 भाषा सूत्र किसका है? तो कोठारी कमीशन, यानी कोठारी आयोग का है। इन्होंने कहा था कि एक रीजनल भाषा, एक नेशनल भाषा और एक इंटरनेशनल भाषा बच्चों को सिखाना चाहिए। सृजनात्मक पठन क्या है? तो पाठ को नए अर्थ देना, ये क्या है? एक सृजनात्मक पठन है। सीटेड हिंदी पेडागोजी में फोकस किस पर होता है? भाषा कौशल विकास और शिक्षण विधियों पर होता है। उम्मीद कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।